नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जी जान से कर रहे होंगे। मैं ना बहुत डिस्कशन देख लिया इस यूट्यूब पे, कैसे कोचिंग माफिया और जो भी ऑनलाइन ट्यूटर हैं कैसे आकर सरकार के इस नाकाम इरादे को सही और जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे आप जो जेन्युइन एस्पायरेंट था टीचिंग का उसको कैसे डिस्क्वालीफाई करने के लिए अलग अलग हथकंडे आजमाए गए हैं सरकार द्वारा और बीपीएससी द्वारा। मैं इस सब सारे फैक्ट पे बातें करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 2020 से। 2020 का इलेक्शन होता है, आप भी और मैं भी सारे के सारे एलिजिबल हो गए रहते हैं इलेक्शन करने के लिए। और उस वक्त 2020 का जो भी इलेक्शन होता है सारा का सारा मुद्दा बेरोजगारी पे ही लड़ा जाता है। उस वक्त के अपोजिशन के जो सो कॉल्ड युवा नेता लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने भी बोला कि 20 लाख तक वो नौकरी जनरेट कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2022-23 तक सारे के सारे आ जाते हैं पावर में, दोनों चाचे भतीजे के तौर पे आ जाते हैं पावर में। उसके बाद से स्टार्ट होता है स्ट्रगल। कोई स्ट्रगल करने वाला तो कोई भी बेरोजगार रोड पे आने वाला नहीं था, सिर्फ एक टीचिंग सेक्शन का ही एक ऐसा एस्पायरेंट था जिसको नौकरी चाहिए था, जिसको रोड पे आया। और वो 2019-20 तक सारे मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी था, ग्रेजुएशन करना, सीटेट क्वालिफाई करना, बीएड क्वालिफाई करना, सब के सब करके सेवन्थ फेज के टाइमिंग के लिए वो स्ट्रगल करने लगा, रोड पे आया। उसके साथ पिटाई की, कैसे पुलिस ने पीटा, कैसे उसको बेबस मजबूर और उसको एकदम सारे तरीके से उसको हरा कर सरकार ने वापस भेज दिया और वो सारे लड़के बैठ गए आराम से थक हार कर। उसके बाद से खैर वक्त गुजरता है और 2023 आता है। सरकार तो सेवन्थ फेज के लिए सेवन्थ फेज को ही डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर देती, सेवन्थ फेज को नहीं लाती है और उसके साथ एक नए ही स्कीम के साथ आ जाती है 1.78 लाख का नौकरी, और उसके बाद से बीपीएससी को इंट्रोड्यूस करना। यहाँ तक भी सब ठीक है, सारे के सारे एक्सेप्ट कर लिया, सब के सब मान गए कि एग्ज़ाम देंगे। लेकिन ना सरकार का काले सच एकदम पानी की तरफ दिखने लगता है जब बीपीएससी ने सिलेबस रिलीज करता है। उसमें डायरेक्ट कैसे कैसे अलग अलग कैटेगराइज कर रहा है, कैसे किसको क्या क्या बेनिफिट कर रहा है, वो सारी बातें मैं करूँगा। उस बीपीएससी के सिलेबस पे मैं आता हूँ, उससे पहले मैं एक बातें क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। इस टीचिंग में, इस एग्ज़ाम में दो तरह के एस्पायरेंट होंगे, दो तरह के कैंडिडेट होंगे। एक जो जेन्युइन टीचिंग एस्पायरेंट था, जिसने बीएड सीएड बहुत ही शिद्दत से क्वालिफाई किया था, जिसने कॉलेज और प्रोजेक्ट और साथ कुछ समझकर अपना बीएड किया था। और दूसरा वो लोग आएंगे जिन्होंने यूपीएससी, बीपीएससी, एसआई और एसएससी की तैयारी किया था और जिनका फॉल बैक प्लान था टीचिंग में आना, और इनके साथ ही अच्छा होगा। और इन्हीं को शायद से ये लोग पूरे का पूरे सेलेक्ट करने के लिए चाल चल रहे हैं, और इन लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं वो बात बता रहा हूँ और इससे तब मैं अपने सिलेबस पे वापस आ रहा हूँ। हाँ, मैं सिलेबस में जो भी है एक एक मैं बातों को क्लियर कर रहा हूँ, एक एक फैक्ट को मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में होगा। पहला है, इन्होंने इंग्लिश को ऐड करते हैं। ठीक है, इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, सबको एग्जाम देना कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। दूसरा आता है, ये लोग डायरेक्ट नेगेटिव मार्किंग लागू करते हैं। इसके लिए भी ठीक है, ये भी दोनों एस्पायरेंट के लिए कॉमन है। एक वो जो जेन्युइन था और एक जो हारा हुआ इंसान था, बीपीएससी और यूपीएससी से हारे हुए खिलाड़ी था जिनका फॉल बैक प्लान था, इनके लिए भी नेगेटिव मार्किंग सही है। तीसरा आता है ना, सीडीपी को एक्सक्लूड करना। इसमें डायरेक्ट का डायरेक्ट बेनिफिट इन बिग टाइप वालों को जा रहा है, और ये जो ए टाइप वाला है जो जेन्युइन एस्पायरेंट है इसके विरोध में जा रहा है। क्यों? क्योंकि सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट था जो बीएड में बहुत ध्यान से पढ़ना था, बीएड में को क्लास करके, बीएड को प्रोजेक्ट करके, असाइनमेंट कंप्लीट करके, ये सारे के सारे करके तब सीडीपी की जाकर समझ आती है। और एक वो सीडीपी जो बच्चों को समझने के लिए सब आवश्यक और नेसेसरी सब्जेक्ट था, वो उसने इसके पास आया था। और जो बी था ना, ठीक है इनके पास भी बीएड है, मैं भी इसी एजुकेशन सेक्टर में मैं भी इंडियन हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कैसे बीएड का डिग्री लोग सिर्फ है, ये लोग कैसे डिग्री लिए थे मैं भी देख रहा था। और आप लोग को भी पता होगा, ये लोग डायरेक्ट एडमिशन ले लिए थे आउट ऑफ बिहार या किसी भी स्टेट में, और सिर्फ एग्जाम जाते थे देना और लिख कर, और डिग्री तो मिलना ही था जब एक बार एडमिशन हो गया, तो इन्होंने ऐसे डिग्री हासिल किया था। तो इनको सीडीपी को ज़्यादा समझ नहीं थी, और अल्टीमेटली यही हुआ कि सीडीपी को एक्सक्लूड कर दिया। इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट इस एक कैटेगरी वालों पर जा रहा है जो जेन्युइन एस्पायरेंट था। हाँ। और मैं चौथी बातें कर रहा हूँ जो कि सीधा का सीधा
डायरेक्ट कैसे बेनिफिट कर रहा है इस बी सेक्शन वालों का और एस सेक्शन वालों के साथ कैसे नाइंसाफी हो रहा है, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 150 का जो नंबर है मैं उस पर बातें कर रहा हूँ। 150 में 50 नंबर मैं मैथ और रीजनिंग के लिए भी छोड़ दे रहा हूँ। 100 नंबर जो डायरेक्ट जीके है, डायरेक्ट जीएस है, जिसमें करेंट अफेयर्स है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्टोरी है, जियोग्राफी है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों के साथ बेनिफिट ये है, जो बीट वाले ये लोग 8-10 सालों से बस यही कर रहे हैं, यही सारे लुसेंट के एक एक जीके चाट कर याद कर लिए हैं, घटना चक्र सब समझ कर बैठ गए हैं, सब के सब इन्होंने जीके मतलब दिमाग में इनके हाथ पे है, क्योंकि ये 8-10 सालों से यही कर रहे थे। बीपीएससी यूपीएससी के लिए यही सिलेबस था, यही कंटेंट था, यही तैयारी कर रहे थे। और एक साइड में जो ये टीचिंग एस्पायरेंट है, इसने भाई कुछ नहीं किया था, ये तो श्योर हो गया था कि 7th फेज आएगा, इसको डायरेक्ट बहाली मिल जाएगी, और इसको आप डायरेक्ट इससे ये एक्सपेक्ट करो कि 3 माह के अंदर में ये सारे सिलेबस सारे सब्जेक्ट कवर कर ले। मतलब कितना दोगलापन है, कितना इसको हिपोक्रेसी बोलोगे आप। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि 3 माह में आप सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट कराना चाह रहे हो इन बंदों से, और ये 3 माह से क्या 3 सालों से नहीं, 5 सालों से, 8-10 सालों से बड़े बड़े शहर में अपने गार्जियन से इनका शायद फैमिली बैकग्राउंड सही हो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड सही होता है ना, अच्छा होता है, वही यूपीएससी और बीपीएससी के मोह माया में पढ़ता है, वही इसका सिलेबस और कवर कंटेंट करता है। तो ये लोग तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, फैमिली से पैसा लेकर कर रहे थे, 8-10 सालों से यही कर रहे हैं, और बीएड का भी डिग्री इन्होंने ले लिया। लेकिन ये बंदे ऐसा नहीं था, इसने सारे मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी था, सीटेट तक इन्होंने सारे कुछ क्वालिफाई करके कहीं ना कहीं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में, कहीं ना कहीं स्कूल में 8-10 हज़ार का 15 हज़ार का ये लोग एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे, तो इस उम्मीद से कि 7th फेज का आएगा और डायरेक्ट इन लोगों का वैकेंसी हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं करते हो, डायरेक्ट 100 नंबर देते हो। 100 नंबर इन लोगों के लिए एकदम यर्कर बॉल जैसा है, जबकि इन लोगों के लिए फुल टॉस जैसा होगा। सारे के सारे इस लोग क्वेश्चन ये लोग सही कर लेंगे और ये लोग फेल हो जाएंगे। और सरकार का मंशा भी यही है कहीं ना कहीं कि वो कम से कम बच्चों को सिलेक्ट करे। वो 1.78 लाख जो दिया है वो बस जुमला का जुमला बनकर आ जाए, और कैसे एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर 40 से 50 हज़ार लोगों को जो कि इसी टाइप इसी बी ग्रुप से होंगे, इन्हीं को सिलेक्ट कर लेंगे, और जो जेन्युइन एस्पायरेंट रह गया था उनको ऐसे एक्सक्लूड कर देगा। मैं ना उन बुद्धिजीवों को रिप्लाई करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, जो यूट्यूब पर आकर अलग अलग लेवल का ज्ञान दे रहे हैं कि अब तो टीचर सेक्शन में बहुत सुधार हो जाएगा, अब अच्छे नए स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? जो बंदे 8-10 सालों से सब रट का जीके जिस पढ़ा है वो आकर निकाल लिया है, तो वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है। और जिस बंदे ने नहीं किया है, जिस बंदे ने टीचिंग कर रहा है, जिस बंदे का पैशन था, वो जीके जिस नहीं रट रहा था 8-10 साल से, ये लोग बेवकूफ़ हो, इनको बेवकूफ़ आप करार देना चाह रहे हो। कौन सा मतलब हद में जी रहे हो? थोड़ा सा भी तो लॉजिक का ख्याल रखो। देखिए, मैं निष्कर्ष पे आ रहा हूँ, रिजल्ट पे आ रहा हूँ। निष्कर्ष यही निकाल पा रहा हूँ जहाँ तक कि मैं सरकार का इरादा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 से 50 हज़ार लोगों को ही जॉब दे पाए और सारे के सारों को डिस्क्वालीफाई कर पाए, और फिर ये सारे सीट के साथ अगले इलेक्शन में ये लोग मुद्दा बनाकर फिर से आएंगे। इनका नेचर है, ये लोग करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बस एग्ज़ाम दो पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। उसके बाद से क्या हो, अगर ऐसा हो जाए जो मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ सरकार पे, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो ये तो एकदम मोरल कोई सेंस नहीं बना, सारे के सारे आप लोगों को बेवकूफ़ी बना देगा सरकार, और आपका जिम्मेदारी होगा आगे लड़ने की। फिर मैं उन स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा जो 40-50 हज़ार सेलेक्ट हो गए होंगे, वो लोग इस वो लोग आएंगे रोड पर इन लोगों के साथ। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो कहीं ना कहीं आपका अगर जमीन अलाउ करेगा तो आपको आना चाहिए सबको रोड पे नहीं, हाई कोर्ट में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार को बस 2 बातों को मनवाने के लिए मजबूर करना चाहिए, मजबूर करना ही होगा। पहली बात ये कि सरकार को कटघरे में घेर कर उसको मजबूर कराए, सरकार खुद एक्सेप्ट कर ले कि नहीं वो निकम्मा था, वो नाकाबिल था, वो 1.78 लाख सिर्फ जुमला था, वो उतना नहीं दे सकता था, और वो मतलब कोर्ट में एक्सेप्ट हम उससे करवाएंगे, आप लोग भी करवाइएगा कि वो सब जुमला था, वो सब फर्जी था। जैसे एक बार हो चुका है, इस नियोजित वाले टीचर ही सुप्रीम कोर्ट से ना केस हार गए थे, ये कहकर सरकार ने वहाँ पे एक्सेप्ट किया था कि नहीं वो उसके पास रेवेन्यू नहीं था उन लोगों को देने के लिए, इसलिए उस सबको समान वेतन समान पैसा नहीं दे सकता सारे टीचर्स को। और दूसरा बात ये हो सकती है
कि जो 50,000 सेलेक्ट हो गया ना, इससे ज़्यादा और सेलेक्ट करने के लिए। और इससे ज़्यादा और सेलेक्ट कैसे होगा, ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो पासिंग रखा है 30% और 40%, इसको और नीचे आना पड़ेगा। ये 30 से अगर 20 आ जाए, 25 आ जाए तो सारे के सारे लड़के शायद आ जाएंगे, और 40 से भी नीचे आ जाए तो सारे के सारे लड़के 1.78 लाख तक इसके अंदर में आ जाएंगे। इन लोगों को बाद में मिल जाएगा जॉब, बाद में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ही होता है, कोई सा भी जॉब का एग्ज़ाम होता है। मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, मैं भी एक स्ट्रगलर हूँ, मैं भी ग्रुप सी से लेकर और ग्रुप ए यूपीएससी तक सारे एग्जाम देखा हूँ। कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें पहले ही कट ऑफ डिसाइड हो जाए, और उसके बाद से अगर ऐसा कट ऑफ डिसाइड हो गया तो सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में है। क्वेश्चन को लेवल टफ करके और कैसे बहुत सारों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे और बता देंगे कि आप लोग तो नाकाबिल थे, आप लोग काबिल ही नहीं थे, इसलिए आप लोग फेल हुए और आप लोगों को नौकरी नहीं दे पाएगा। और तो यही दूसरी बात ये हो कि सरकार को झुकाना पड़ेगा, सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि वो 1.78 लाख जो वैकेंसी निकाला है उसको पूरा करे। उसको पूरा करने के लिए उसको और कट ऑफ को नीचे करना पड़ेगा, और तब जाकर कोई बात बनेगी। यही दोनों ऑप्शन है। और ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ कोई बात करने वाला नहीं है, सारे के सारे जो भी कोचिंग माफिया वाले सब के सब अपना बिजनेस करने में, अपना धंधा करने में लगे हुए हैं, कोई इस पर बात नहीं करेगा, मुझे भी पता है। लेकिन आप लोगों के पास अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये टेस्ट हो, दिल के अंदर मतलब लगे कि हाँ मैं जो भी बोला हूँ सही बोला हूँ, इस पर बातें होनी चाहिए, तो आप लोग यूनाइट हो जाओ। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखो लिंक करो, उसको ज्वाइन कर लो, और उसके बाद से हम लड़ेंगे साथ में। अगर आप आओगे मेरे साथ में और हम भी घेरेंगे सरकार को, आके हम लोग पढ़े किस दिन के लिए पढ़े, इसलिए तो है ना कि बस हम लोग इन नेताओं को अंदर मतलब बात मानते रहेंगे, इनकी पिटाई करते रहेंगे, इनकी मतलब अंदर हम लोग अपना जुल्म सहते रहेंगे। आएंगे हम लोग भी बातें करेंगे, हम लोग भी कोर्ट में जाएंगे, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको यूनाइट होना पड़ेगा। यूनाइट होने के लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने और भी जो भी एस्पायरेंट होगा, जो जेन्युइन एस्पायरेंट होगा। और फिर मैं सबको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ, आप डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, आपको पूरे ईमानदारी से 3 माह में ही जैसे भी हो आपको इफेक्टिव पढ़ाई करके एग्जाम देना है, आप लोग क्वालिफाई करना है। और फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, और अगला वीडियो मैं रिजल्ट के बाद ही बनाऊंगा। तब तक लेंगे आप लोग भी बस पढ़ाई करो और कुछ नहीं करो, लेकिन आप साथ हो जाओ, यूनाइट हो जाओगे तो मैं भी आप लोगों के साथ फाइट करूंगा। और ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं।